हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 और 13 फरवरी दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंतिम तक हर एक न्यूज़ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आप मेरे दिए गए करंट अफेयर्स को भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम, टीसीएस, पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम हो लाइक ट्रिपल एससी एंड ऑल। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल एक बहुत ही सिंपल सा पूछा था। सवाल मेरा ये था कि इनमें से ये कौन से स्पोर्ट इवेंट है जिसमें अभी कुछ टाइम पहले शुभांकर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था शान ए शी। तो शीन ए शी नाम का ये जो है, इसको लॉन्च किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। और इसके बारे में अभी मैंने आपको 10 दिन पहले ही बताया था, क्योंकि जो इस बार के खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, ये दो भागों में लॉन्च किए गए हैं। जो इसका पहला चरण है, ये 2 फरवरी से शुरू हुआ था और ये 6 फरवरी तक चला है, जो कि हो चुका है। इसका जो दूसरा चरण होगा, अब ये 21 फरवरी से शुरू होगा और ये चलेगा 26 फरवरी तक। जो इसका फर्स्ट फेज हो चुका है, ये लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। अब जो इसका सेकंड फेज 21 फरवरी से शुरू होगा, ये इस बार होगा जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल मैस्कोट शी ने शी। ठीक है, अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। और एक और बात आप लोग ध्यान रखिए, टेलीग्राम पे मैंने जो बजट 2024 है, तो उसकी पूरी मैंने एक आपसे एक फाइल शेयर करी है और बहुत ही मेहनत से वो फाइल बनी हुई है। हर एक डेटा मैंने उसमें निचोड़ के डाला हुआ है। पूरे 46 पेज की है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और ये आप समझ लीजिए कि बजट जब फरवरी में लॉन्च होता है, तो पूरे साल भर तक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बजट से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आप उसे एक नहीं कई बार पढ़िए, तब जाकर चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाकर दिया है आपको। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर की, मतलब 12 तारीख के करंट अफेयर की। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पहली ऐसी राज्य सरकार ये बन गई है जिन्होंने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको बहाल कर दिया है, मतलब एक बार फिर से शुरू कर दिया है। तो ये सरकार है सिक्किम की। और सिक्किम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? पी एस तमांग। क्या नाम है इनका? पी एस तमांग। पूरा नाम है इनका प्रेम सिंह तमांग। अब देखिए है क्या कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर पेंशन का प्रावधान खत्म हो गया है काफी पहले। सिक्किम में 2006 से ये प्रावधान खत्म है। लेकिन अब सरकार ने क्या फैसला लिया है कि 2006 1 अप्रैल से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बने हैं राज्य के, राज्य सरकार के अंतर्गत, उन सभी को पेंशन दी जाएगी और पूरी पेंशन पिछले कई सालों से जुड़ के मिलेगी। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया है पूरे नॉर्थर्न स्टेट में। और आने वाले समय में हो सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर और भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं दूसरे राज्यों के, वो भी इस तरीके की डिमांड करें। और सिक्किम में गवर्नर कौन है? ये हैं एलपी आचार्य। कौन है? एलपी आचार्य। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा स्टेट के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित किया जाएगा, मतलब पूरा एक प्रॉपर एआई बेस्ड शहर बनाया जाएगा। और ये राज्य के अंदर इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है तेलंगाना गवर्नमेंट की। और तेलंगाना के अंदर गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदराजन। इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है, वहाँ की असेंबली में है प्रस्ताव। और इन्होंने फैसला लिया है कि तेलंगाना में एक पूरा हम शहर बनाएंगे 50 से लेकर 100 एकड़ जमीन के अंदर। वो शहर के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सब रोबोटिक होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। और तेलंगाना के अंदर जो भी कोई भी वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी समुदाय का हो या फिर जनरल समुदाय का हो, हर एक वर्ग के लिए इंटरनेट उसका बेसिक राइट माना जाएगा। मतलब हर एक व्यक्ति को हाई इंटरनेट स्पीड की फैसिलिटी मिलेगी। और तेलंगाना में गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में तेलंगाना में नई सरकार आई है कांग्रेस की। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ए आर रेवांत रेड्डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये कितने तक बढ़ गया है। तो इस टाइम पर भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये बढ़कर पहुंच चुका है $622.47 बिलियन।
जो कि अपने आप में अभी तक का हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में करी गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। क्या आप जानते हो आरबीआई की स्थापना कौन सी कमेटी के अंतर्गत करी गई थी, या फिर कौन से कमीशन के अंतर्गत करी गई थी? इसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। क्या बोलते हैं? हिल्टन यंग कमीशन। ये क्वेश्चन बनता है। ये कौन है जिनको जंग फ्राउ के आइस पैलेस में स्विस टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है नीरज चोपड़ा। आपको बता दूं, नीरज चोपड़ा जब वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो उसके बाद स्विट्जरलैंड की सरकार ने इनको अपना पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। तो तब से लेकर नीरज चोपड़ा के द्वारा स्विट्जरलैंड का जो पर्यटन है उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में हर हर एक राज्य के अलग अलग पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे कि गुजरात के अमिताभ बच्चन हो गए और मध्य प्रदेश के गोविंदा हो गए, इस तरीके से। तो नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के पर्यटन को बढ़ाने में मदद की है। इसके लिए वहां की सरकार ने इनको स्विस टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया है वहां पे। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या बोलते हैं? बर्न। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे वियोला एमहर्ड। क्या नाम है? वियोला एम हर्ड। अभी हाल ही में कौन सी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? और ये जो नया मिशन होगा ये ओशियन और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम करेगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो महासागर के अंदर की लाइफ, जो मरीन लाइफ होती है उनको एक्सप्लोर करेगा, और वायुमंडल की जो लाइफ होती है इनको भी एक्सप्लोर करने का काम करेगा। ये है नासा। तो नासा के द्वारा एक नया मिशन ये लॉन्च किया गया है। इस मिशन की खास बात ये होगी कि इकोसिस्टम को पहचान पाना, और स्पेशली ये जीव जंतुओं पर आधारित होगा मिशन। चाहे वो मरीन लाइफ के हों और चाहे फिर वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाले पक्षी हों। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और नासा के प्रेसिडेंट हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। इसरो हमारा संस्थान है, आपको पता ही है। और जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की। और रॉसकॉस्मोस है रशिया की स्पेस एजेंसी। ये कौन है जिनको स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? द वन एंड ओनली मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी को अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा ही है, इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और मोहम्मद शामी को अभी पद्म से भी सम्मानित किया गया था। तो अब इनको सुनील गावस्कर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ये अवार्ड, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। मोहम्मद शमी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। इस बार 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें मोहम्मद शमी ने टोटल 24 विकेट लिए थे। और जिसमें से एक मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, नॉकआउट था, जिसमें इन्होंने 7 विकेट लिए थे एक ही मैच में। वर्ल्ड पल्सेस डे कौन सा दिन मनाया जाता है जिसको बोलते हैं विश्व दलहन दिवस? दालों के लिए दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में हर एक देश दालों की जो न्यूट्रिशंस हैं उनको समझने की कोशिश करें। दाल कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्योर मील हो जाता है और पौष्टिक मील भी है। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हैं उन्हें फुलफिल करने में ये मदद करता है। माल न्यूट्रिशन से दाल बचाती है बच्चों को। तो इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस लोग जानें। पहली बार इस दिवस को साल 2019 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। और क्या आप बता सकते हो ये कौन सा वर्ष है जिस साल को इंटरनेशनल पल्सेस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था? ये है 2016। अभी हाल ही में जो आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रोविडेंट फंड आपका कट रहा है। अगर आप कल को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो आपका भी सैलरी से पीएफ कटेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पीएफ काटने वाला संस्थान है इसी को बोलते हैं ईपीएफओ। पूरा नाम है इसका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में हो, वहां पर अगर आपका पीएफ कट रहा है तो देखिए उसका प्रावधान क्या होता है, समझिएगा। जैसे कि आपकी सैलरी से हर महीने 100 रुपए कट जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब आप रिटायर हुए तो 2,000 रुपए आपके मान लीजिए इकट्ठा हो गए। तो उसमें डबल पहले तो उसको कर दिया जाता है, क्योंकि 100% आपको रोजगार भत्ता मिलता है।
तो इसको डबल कर दीजिए, 2000 गुणे 2, ये हो गया 4000। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, उस दिन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उतना लगाया जाएगा आपके पूरे इस पर। तो यहाँ पर उसी आरओआई की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसे ईपीएफओ ने बढ़ा दिया है, और बढ़ा कर दिया है 8.25। पहले 8.15% मिलता था, अब 8.25% ईपीएफओ के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका फायदा सीधे सीधे उन एम्प्लॉयज को होगा जो कि अपना पीएफ कटवाते हैं। और ईपीएफओ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1952 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और ईपीएफओ के चेयरपर्सन है नीलम एस राव। क्या नाम है? नीलम एस राव। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन डिक्लेयर किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं। इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव, और इन्हें बॉडी बिल्डिंग पसंद है। ये इस तरीके से जिम में वर्कआउट भी प्रॉपर करते रहते हैं। तो इनकी लगन को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट में इस बार इनको ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। 2009 में इन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था। और अभी हाल फिलहाल में हुंडई इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? शाहरुख खान तो पहले से ही थे, साथ में दीपिका पादुकोण को भी हुंडई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक और कंपनी है जिसने दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसका नाम है टेक्नो। ये स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। क्या बता सकते हो हाल ही में रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? ये है बोट कंपनी। बोट स्पीकर वगैरह और वियरेबल्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये बनाते हैं। यह कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करी जा रही है? इस कॉन्फ्रेंस का नाम है रोड टू पेरिस 2024, चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। तो ये है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब देखिए, भारत के अंदर ये वो एजेंसी है जो कि मानक बनाती है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको कौन कौन से ड्रग्स यूज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नाडा ये बताती है कि आप कौन सी चीजें अगर इनटेक करते हो तो आप डोपिंग चार्जेस में फंस सकते हो, और लाइफ टाइम के लिए बैन भी हो सकते हो, आपका करियर भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस का नाम रोड टू पेरिस रखा गया है, इसका मतलब ये है कि इस साल 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है। और नाडा ने भारत के वो खिलाड़ी जो कि इस बार ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको क्लियरली समझाया है इस कॉन्फ्रेंस में कि आपको किन किन ड्रग्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और उनसे दूर रहना है। ये आपके करियर के लिए और आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जो कि बॉडी के अंदर ऊर्जा को उस टाइम के लिए बढ़ा देता है और स्टेमिना को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि वो पर्टिकुलर इवेंट जीत लेंगे। लेकिन अगर डोपिंग चार्जेस में वो फंस जाते हैं तो पूरा करियर उनका खराब हो जाता है। नाडा की स्थापना साल 2005 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और नाडा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे। तो इस टाइम पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ये कितनी धनराशि है जिसके लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने जो पैक्ट साइन किया है ये ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मतलब कहने का, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है आसाम रीजन से, वहां पे आसपास ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिए किसानों के खेतों तक पहुंचाया जा सके। ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। तो इसके लिए एडीबी के साथ $200 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये पैसा भारत सरकार को लोन स्वरूप दिया जाएगा, और इसका यूज भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज के लिए करेगी। ये प्रोजेक्ट पहले फेज में लॉन्च हो चुका था काफी पहले, और इसमें फर्स्ट फेज के अंदर 10 लाख किसानों को फायदा मिला है, और करीब आप ये मान लीजिए 50,000 हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई व्यवस्था पहुंचाई गई है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा। नेपाल में अभी हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया गया वहाँ की तमांग कम्युनिटी के द्वारा। तो वहाँ पर एक समुदाय है, वो तमांग समुदाय कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने अपना न्यू ईयर मनाया है। इसका क्या नाम है? तो वहाँ पर इसे बोलते हैं सोनम लोसर। क्या बोलते हैं? सोनम लोसर। और हर वर्ष
ये जो पर्टिकुलर त्योहार है ये करीब 10 फरवरी के आसपास मनाया जाता है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए वसंत पंचमी के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें जीव जंतुओं के नाम रखे गए हैं। जैसे कि रैट कैटेगरी एक है, एक हॉर्स कैटेगरी है, और रैबिट कैटेगरी हो गई, खरगोश कैटेगरी। एक है शीप भेड़ कैटेगरी, पिग कैटेगरी, ठीक है, डॉग कैटेगरी, बर्ड कैटेगरी। जो भी कैटेगरी हैं वो सब मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दी है, एक बार आप उसे जरूर देख लीजिएगा। एक और बात, नेपाल के अंदर ये जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है ये कौन से कैलेंडर पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि हम भारतीय लोग जो कि सनातन धर्म के हैं, हम सभी कौन सा कैलेंडर मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं शक संवत को। किसे? शक संवत। उसी तरीके से इस्लाम में कौन सा कैलेंडर माना जाता है, उसे बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी। तो वैसे ही यहाँ पर चलता है मंजूश्री। क्या बोलते हैं इसे? मंजूश्री कैलेंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। इस टाइम पर नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। अब आज के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। भारत का एक कौन सा राज्य है जो कि पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करी है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। इसका मतलब ये है कि बुंदेलखंड के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया यूपी गवर्नमेंट डेवलप करेगी, और जहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे आपकी घड़ी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे कि कार या स्कूटी ही क्यों ना हो, सब में सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर सबसे महंगा अगर कोई इक्विपमेंट लगा होता है तो वो सेमीकंडक्टर ही है। दुनिया में इस टाइम पे उंगलियों पर गिने चुने ऐसे देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर बना पाते हैं। भारत बहुत ही जल्द उस श्रेणी में आने वाला है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में इस टाइम पे जो एफडीआई है ये बढ़कर 2300 करोड़ पहुंच चुका है। कितना? 2300 करोड़, जो कि अपने आप में काफी है एक राज्य के नजरिए से देखा जाए तो। अभी हाल ही में एनटीपीसी के यूएसएससी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यूएसएससी का मैं आपको मतलब बता दूं, एनटीपीसी तो आप लोग जानते ही हो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो उसी का एक विंग है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड शेयर्ड सर्विस सेंटर। और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में मानक बनाने का काम करते हैं, और जो भी भारत के संस्थान हैं उनकी देखरेख करने का काम करते हैं। उन्हें मानक बना के देते हैं, मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है, इनको ग्लोबल प्रोक्योरमेंट समिट 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्या आप बता सकते हो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी, और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आईडी ऊपर लिखी हुई है, वरुण अवस्थी 07। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी सोशल सिक्योरिटी योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिशरीज हैं उनकी पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? तो यह है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अभी तक देखिए उड़ीसा के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनको उड़ीसा सरकार की तरफ से पेंशन योजना लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है। इस पेंशन योजना के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई थी, मतलब लेवल के हिसाब से, लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। तो एक कैटेगरी जिसमें 500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, एक कैटेगरी है जिसमें 700 रुपए दिए जाते हैं, और एक है जिसमें 900 रुपए दिए जाते हैं। तो अब 500 की बढ़ोतरी कर दी गई है हर कैटेगरी में। जो ये 500 वाले थे इनको 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे, इनको 1200 रुपए हर महीने मिलेंगे, और इनको मिलेंगे 1400 रुपए हर महीने। ठीक है। तो ये है मेन, इसका मेन उद्देश्य। और जो उड़ीसा सरकार है ये इस योजना के अंतर्गत इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद हर साल 3683 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करेगी। और उड़ीसा में गवर्नर कौन है? रघुवर दास। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जो बजट की पूरी पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके जरूर रख लीजिए और पढ़िए उसे। ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वास्थ्य एडवांस हेल्थ केयर को प्रमोट करेगा?
तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। और अब समझ लेते हैं स्वास्थ्य पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेल्थ केयर के अंदर जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको अभी तक इंपोर्ट किया जाता था वो आईआईटी गुवाहाटी बनाकर देगा। मतलब कहने का ये है कि अभी हम कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मेडिकल क्षेत्र की जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, डिपेंडेंट है जिसके लिए हम दूसरे देशों पे, वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में ही आईआईटी गुवाहाटी बनाकर देगा। यह कौन सी कंपनी है जिसने क्लाइमेट एक्शंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए टॉप पोजीशन सिक्योर करी है? तो ये है अडानी पोर्ट्स। अब देखिए है क्या कि अभी तीन एजेंसीज हैं जिन्होंने एक साथ अपनी रिपोर्ट जारी करी है। एक तो है सीडीपी, दूसरी है एसएनपी, ठीक है, ये भी मल्टीनेशनल है, और एक अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, इसका नाम है मूडीज, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। तो ये जो तीनों रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने दुनिया भर की ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनीज की लिस्ट बनाई है जिसमें 324 कंपनीज को लिस्ट किया गया है, और उसमें इन्होंने ये देखा है कि कौन सी कंपनी ऐसे कार्य कर रही है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो उसमें अडानी पोर्ट नंबर 1 पे रहा है। ये कौन सा देश है जिसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीत लिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 253 रन बनाए थे 50 ओवर में, और इसके कम्पीट करते हुए भारत ने केवल 174 रन ही बना सका भारत। तो अगर देखा जाए तो भारत 79 रन से ये फाइनल और साथ में वर्ल्ड कप भी हार गया। भारत रहा रनर अप यहाँ पे। इससे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5 बार टाइटल जीत चुका है। 2000 में पहली बार भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2008 में भी जीता, फिर 2012 वाला भी जीता, इसके बाद 2018 और 2022 वाला भी भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। 2012 और 18 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इस बार हिसाब बराबर कर लिया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई, और इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। एक पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत सरकार की तरफ से, और इस पोर्टल को महिलाओं को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए लॉन्च किया गया है कि हाँ, इनोवेशन क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाया जाए। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है स्वाति पोर्टल। क्या नाम है? स्वाति पोर्टल। यहाँ पर स्वाति का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, स्वाति का यहाँ पर मतलब है साइंस फॉर विमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, साइंस फॉर विमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इंटरनेशनल डार्विन दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 फरवरी को। अब यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 फरवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन कौन है? इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो जीव विज्ञान है उसके क्षेत्र में इन्होंने जो अद्भुत योगदान दिया है, इसके लिए यह दिवस 12 फरवरी को हर वर्ष इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अभी हाल ही में साउथर्न रेलवे में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ट्रांस वुमेन, मतलब ट्रांसजेंडर वुमेन है ये, और इनको टीटी की पोस्ट दी गई है। तो साउथर्न रेलवे में ये है सिंधु गणपति जी, इनको अभी हाल ही में टीटी की पोस्ट दी गई है, और इन्होंने पहली बार रेलवे ज्वाइन किया था साल 2003 में, असिस्टेंट के पद पर इन्होंने ज्वाइन किया था। तो करीब 20 सालों के बाद अब ये प्रमोट होके टीटी की पोस्ट पर आ गई हैं। नीति आयोग के द्वारा एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लॉन्च किया गया है। तो कितने शहरों के लिए प्लान लॉन्च किया है? नीति आयोग ने टोटल 4 शहरों के लिए प्लान लॉन्च किया है। ये 4 शहर हैं, एक तो हो गया विशाखापत्तनम, दूसरा है वाराणसी, तीसरा शहर है यहाँ पर मुंबई, और चौथा है सूरत। ये भारत के वो 4 शहर हैं जहां पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा नीति आयोग की तरफ से। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इन चारों शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इन चारों शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डिजिटाइज किया जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा पहले से। वैसे भी आपको बता दूं, ये चारों शहर अपने आप में काफी प्रख्यात हैं और पहले से ही टेक्नोलॉजी से लैस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस हैं, लेकिन अब इन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से सुसज्जित किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो टारगेट है 2047 तक
हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 247 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाए। इस टाइम पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो करीब करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है। अभी हाल ही में जो पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी है, इन्होंने अपनी रीब्रांडिंग कर ली है, मतलब इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। अब इनका नया नाम क्या होगा? तो इनका नया नाम है रीब्रांडिंग में पाई प्लेटफॉर्म। और ऐसा तब हुआ कि पेटीएम ने अभी एक कंपनी को खरीद लिया है। इस कंपनी का नाम है बित्सिला। बित्सिला एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके प्रोडक्ट को बेचने में आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए आप मैकडी का बर्गर ऑर्डर करते हो, तो मैकडी का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका इंटरफेस बित्सिला ने प्रोवाइड किया है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बिग बास्केट, ठीक है। बिग बास्केट में जाके आप शॉपिंग वगैरह करते हो, घर का डेली यूजेस के आइटम ले सकते हो। तो इनको जो इंटरफेस बना के दिया है, ये भी बिस्सिला ने दिया है। तो पेटीएम ने बिस्सिला कंपनी को खरीद लिया है। बिस्सिला की स्थापना 2020 में हुई थी, नई कंपनी है। पेटीएम ने इनका इंटरफेस खरीद लिया है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में पेटीएम ई कॉमर्स में भी आने वाला है बहुत तेजी से। और आपको पता ही है, एक सप्ताह पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है, इसके सारे फंक्शंस बंद कर दिए हैं। लेकिन पेमेंट जो पेटीएम है, ये एग्रीगेटर की तरह काम करता रहेगा। फिनलैंड में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं एलेक्जेंडर स्टब। और स्टब को जो टोटल वोट प्राप्त हुए हैं, ये 51.6% वोट प्राप्त हुए हैं। एक और बात, एलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, लेकिन अब ये राष्ट्रपति के भी इलेक्शन जीत चुके हैं। और यहाँ पर जो इनके राइवलरी थे, ये फिनलैंड के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है पैका हाविस्तो। पैका हाविस्तो। और इनको जो वोट मिले हैं, ये करीब 48% वोट मिले हैं। मतलब मामला काफी नजदीक रहा था। सही मायने में अगर देखा जाए तो वो देश बहुत अच्छे चलते हैं जहां पर जो उनका ऑपोजिशन हो वो भी मजबूत हो। तो एक तरीके से फिनलैंड में आप देखो, जो पार्टी जीत रही है वो 51% करीब वोट प्राप्त कर रही है, और जो हार रही है वो 48% वोट प्राप्त कर रही है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष कमजोर नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो जनता होती है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ज्यादा फायदे पहुंच पाते हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं पैत्री ओर्पो। क्या नाम है? पैत्री ओर्पो। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 2024 का कोई भी एग्जाम हो, या तो वो एसएससी का हो या फिर किसी भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए आप मेरा जीएसजी के फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं, ये सब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे कि इसके अलावा वनडे एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सारा कुछ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। गूगल प्ले स्टोर से आप ये एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पर डेमो क्लास भी अवेलेबल है। आप पहले देखिएगा कि डेमो क्लास लेकर 3 से 4 डेमो क्लास मैंने दी हुई है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर अवेल करें। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे किसी भी वनडे एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरा स्टैटिक जीके या सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, इस तरीके के बैच भी वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।